इंट्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा यही करना कीपिंग चाहते हो? कीपिंग क्वाइट बाय Pablo Neruda explores the power of silence and introspection to bring peace and unity. The poet urges us to pause, reflect, and embrace stillness as a way to promote harmony, compassion, and self awareness. Why I chose this? I chose this poem because its message of introspection and peace resonates deeply, encouraging a pause from chaos to reflect on our actions and connect with others meaningfully. In brief, introduction. Keeping Quiet by Pablo Neruda explores the power of silence and introspection to bring peace. एक सेकंड यार, अच्छा रुक जाओ। समरी द इससे पहले वाला ब्रीफ था, ठीक है। समरी, द पोएट एम्फोसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, इंट्रोस्पेक्शन एंड ट्रिंक्विलिटी, TRANQUILITY, to urge to foster mutual understanding and peace. He urges us to pause, count to 12, and remain still, creating a moment of calm and unity. In this silence, harm to nature and oneself would cease, wars would end, and people would embrace peace and brotherhood, reflecting on their actions and promoting harmony. Analysis. The poem philosophically explores the power of silence and introspection as a path to unity and peace. It criticizes humanity's destructive tendencies, wars, exploitation of nature, and relentless materialism, urging a pause for self awareness and ethical reflection. By fostering stillness, the poet envisions a transformative moment of harmony, compassion, and collective awakening. Word meaning. Abdul Alam. Word meaning. The poet emphasizes the importance. Sorry. Still. Still का मतलब होता है without movement, calm. For once, one single time. फिर exotic, unusual, strange. तू था क्या वहां पे? अब्बू तो तेरे बारे में भी बहुत कुछ बोलते हैं, मतलब सच है? अच्छी बात है। रश, इसका मतलब हरी। इंजन्स, फैक्ट्री स्लैश व्हीकल्स। कोल्ड सी, इसका मतलब सी हुज वाटर इज कोल्ड। वेल, टाइप ऑफ अ बिग फिश। यूज, इसका मतलब वेरी बिग। इंटरप्ट, इसका मतलब ब्रेक। IP 2.8 समरसता का संदेश देता एक विज्ञापन। अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौरे पर थे, तभी लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी। 1991 के चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी विजयी पार्टी के रूप में सामने आई। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना। मंडल का लागू होना। 1980 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच लोकप्रिय ऐसे ही राजनीतिक समूहों को जनता दल ने एकजुट किया। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति को सुगठित रूप देने में मदद मिली। नौकरी में आरक्षण के सवाल पर तीखे वाद विवाद हुए और इन विवादों से अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज्यादा सजग हुआ। जो इस तबके को लामबंद करना चाहते थे, उन्हें इसका फायदा हुआ। इस दौर में ऐसी अनेक पार्टियां आगे आईं, जिन्होंने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की मांग की। इन दलों ने सत्ता में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी का सवाल भी उठाया। इन दलों का कहना था कि भारतीय समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है। इसे देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग का शासन में समुचित प्रतिनिधित्व और सत्ता में समुचित मौजूदगी तय करना लोकतांत्रिक कदम होगा। अयोध्या विषय। दूसरी प्रमुख घटना के रूप में अयोध्या विषय देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में गहराई तक बैठा हुआ था, जिसमें विभिन्न हितधारकों के भिन्न दृष्टिकोण थे। यह विषय श्री राम के जन्म स्थान, जो कि पवित्रतम धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, के स्वामित्व से संबंधित विवाद था। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान की महत्ता इस तथ्य से परखी जा सकती है कि 1528 से प्रारंभ होकर 500 वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में अनेक संघर्ष लखनऊ, बाराबंकी और फैजाबाद के गैजेटियर में अंकित हैं। 1528 में श्री राम के जन्म स्थान पर 3 गुंबद ढांचा निर्मित किया गया, परंतु ढांचे के आंतरिक और बाह्य भागों में हिंदू प्रतीकों तथा अवशेषों को प्रत्यक्ष देखा जा सकता था। अतः अयोध्या राम जन्मभूमि विषय प्राचीन सभ्यता में राष्ट्रीय गौरव से जुड़ गया। कालांतर में यह विषय एक लंबे विधिक विवाद में परिणत हो गया, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ होने के कारण 1949 में ढांचे को सील कर दिया गया। 1986 में फैजाबाद अब अयोध्या जिला न्यायालय के एक निर्णय से 3 गुंबद ढांचे की स्थिति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जिसमें ढांचे का ताला खोल दिया गया और लोगों को वहां पूजा की अनुमति दे दी गई।
यह विवाद अनेक दशकों से चल रहा था क्योंकि यह माना जाता था कि श्री राम के जन्मस्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त कर 3 गुंबद ढांचा बनाया गया था। तथापि मंदिर का शिलान्यास हुआ किंतु आगे का निर्माण प्रतिबंधित रहा। इसे हिंदू समुदाय ने श्री राम के जन्मस्थान विषयक अपनी चिंताओं की उपेक्षा समझा, जबकि मुस्लिम समाज ढांचे पर अधिकार के आश्वासन की मांग करता रहा। तदनंतर स्वामित्व के अधिकार को लेकर दोनों समुदायों में तनाव बढ़ गया, जिसका परिणाम अनगिनत विवादों और विधिक संघर्षों के रूप में दिखा। दोनों समुदाय दीर्घकाल से लंबित इस विषय का समुचित समाधान चाहते थे। 1992 में ढांचे के ध्वंस के बाद कुछ आलोचकों ने माना कि इस घटना ने भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को बड़ी चुनौती दी है। लोकसभा चुनाव 2004-2019 2004 के चुनावों में कांग्रेस भी पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल हुई। राजग की हार हुई और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग की सरकार बनी। इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। संप्रग को वाम मोर्चा ने समर्थन दिया। 2004 के चुनावों में एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान भी हुआ। 1991 के बाद इस दफा पार्टी की सीटों की संख्या एक बार फिर बढ़ी। बहरहाल 2004 के चुनावों में राजग और संप्रग को मिले कुल वोटों का अंतर बड़ा कम था। इस तरह दलीय प्रणाली 70 के दशक की तुलना में एकदम ही बदल गई है। स्वतंत्र भारत में राजनीति। भारत अमेरिका परमाणु समझौते के मुद्दे पर जुलाई 2008 में वाम दलों द्वारा समर्थन वापस लेने के बावजूद कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए। परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए। वास्तव में कांग्रेस की सीटों की संख्या में वृद्धि देखी गई। 2004 में 145 से 2009 में 206 और कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और एक बार फिर संप्रग की गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। भारतीय जनता पार्टी ने सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। 2014 में हुए 16वें लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला। भाजपा ने अपने दम पर 282 सीटें जीतीं। 30 साल बाद एकल पार्टी बहुमत हासिल करने वाली पहली पार्टी बन गई। अपने स्वयं के एकल दल के बहुमत के बावजूद भाजपा ने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ राजग सरकार बनाने का विकल्प चुना। वर्ष 2014 भारतीय राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने सामाजिक क्षेत्र, विदेश नीति और आर्थिक नीति में तेजी से निर्णय लिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से 303 सीटों के साथ विजयी हुई। जब भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल रहा है तब भी गठबंधन की राजनीति की मान्यता अभी भी प्रासंगिक है। इस तरह दलीय प्रणाली 70 के दशक की तुलना में एकदम ही बदल गई है। बढ़ती सहमति। बहरहाल अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमति है। कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक सहमति उभरती सी जान पड़ रही है। इस सहमति में 4 बातें हैं। पहला, नई आर्थिक नीति पर सहमति। कई समूह नई आर्थिक नीति के खिलाफ हैं, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दल इन नीतियों के पक्ष में हैं। अधिकतर दलों का मानना है कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा। दूसरा, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। राजनीतिक दलों ने पहचान लिया है कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की जरूरत है। इस कारण आज सभी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के पक्ष में हैं। राजनीतिक दल ये भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में समुचित हिस्सेदारी मिले। तीसरा, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का भेद अब लगातार कम होता जा रहा है। हमने इस अध्याय में देखा कि प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझीदार बन रहे हैं और इन दलों ने पिछले 20 सालों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 152